अधिकांश बिजनेस मालिकों ने अपनी कंपनी इसलिए शुरू की क्योंकि वे अधिक फ्रीडम चाहते थे, अपने शेड्यूल के अनुसार काम करना, अपने योग्य धन कमाना, बट अंत में अपने श्रम के फल पर मुश्किल तरीके से सरवाइव हो पाते हैं। दुर्भाग्य से जॉन वॉरिलो के अनुसार अधिकांश मालिकों को लगता है कि तस्वीर से बाहर निकलना बेहद मुश्किल है, क्योंकि उनका बिजनेस उनकी व्यक्तिगत भागीदारी पर बहुत अधिक निर्भर करता है। उनके बिना उनकी कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी या लाभदायक क्यों न हो, अनिवार्य रूप से बेकार है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि उद्यमी विशिष्ट कदम उठा सकते हैं, चाहे बिजनेस किसी भी चरण में हो, एक मूल्यवान बिक्री योग्य कंपनी बनाने के लिए। वॉरिलो दिखाता है कि एक ठोस बिजनेस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है जो भविष्य में लंबे समय तक फल फूल सकता है। बिल्ड टू सेल इस बात को उजागर करती है कि व्यावसायिक खरीदार किसी कंपनी में कौन कौन सी खूबियों की तलाश करते हैं, और यह कहानी के माध्यम से बताई जाती है। मुख्य पात्र के माध्यम से विज्ञापन एजेंसी के मालिक एलेक्स स्टेपलेटन बुनियादी सबक सिखाते हैं जिन्हें किसी भी बिजनेस में लागू किया जा सकता है। यह पुस्तक इस बारे में है कि कैसे एक ऐसा बिजनेस बनाया जाए जो आपके बिना भी फल फूल सके। एक बार जब आपका बिजनेस आपके बिना चल सके तो आपके पास एक मूल्यवान बिकने योग्य संपत्ति होगी। द प्लॉट यह एक काल्पनिक बिजनेसमैन एलेक्स स्टेपलेटन की कहानी है जो अपना बिजनेस, इस मामले में एक विज्ञापन एजेंसी, बेचना चाहता है। बिजनेस सफल है और एलेक्स ने ग्राहकों का एक वफादार समूह बना लिया है, लेकिन उसके सामने एक समस्या है। चूंकि उसके पास अपने क्षेत्र में सबसे अधिक अनुभव है, इसलिए वह अपनी कंपनी के लिए अधिकांश बिक्री करता है। और आश्चर्यजनक नहीं है कि एलेक्स के ग्राहक चाहते हैं कि वह व्यक्तिगत रूप से उनके प्रोजेक्ट्स की देखरेख करे। थका हुआ और एक समस्या से दूसरी समस्या तक दौड़ता हुआ एलेक्स एक पठार पर पहुंच जाता है और अपने बिजनेस को अगले स्तर तक ले जाना असंभव पाता है। जब वह सेल करने का निर्णय लेता है तो वह अपने पुराने दोस्त और सफल उद्यमी टेड गॉर्डन से मिलता है। कहानी तब सामने आती है जब टेड एलेक्स को सिखाता है कि अपने बिजनेस को एक बिकने योग्य कंपनी में कैसे बदला जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 23 मिलियन बिजनेस हैं और फिर भी हर साल केवल कुछ 100,000 ही बेचे जा सकते हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक छोटे बिजनेस के मालिक के लिए जो ऐसा बिजनेस बनाते हैं जिसे कोई खरीद सके, लगभग 100 ऐसे बिजनेस हैं जो नहीं बिकते। यह पुस्तक यह सुनिश्चित करने के लिए एक रूपरेखा और कार्य योजना प्रदान करती है कि आप उस डिजायर्ड 1% में हो। टेड गॉर्डन की सलाह की सूची। एलेक्स स्टेपलेटन को टेड की टिप 1 सामान्यीकरण न करें, विशेषज्ञ बने। यदि आप एक चीज को अच्छी तरह से करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उस क्षेत्र में विशेषज्ञों को नियुक्त करते हैं, तो आपके काम की गुणवत्ता में सुधार होगा और आप अपने प्रतिस्पर्धियों के बीच खड़े होंगे। टेड की टिप 2, एक ग्राहक पर बहुत अधिक निर्भर रहना जोखिम भरा है और संभावित खरीदारों को हतोत्साहित करेगा। सुनिश्चित करें कि कोई भी ग्राहक आपके रेवेन्यू का 15% से अधिक नहीं बनाता है। टेड की टिप 3, एक प्रक्रिया का स्वामित्व होना इसे पेश करना आसान बनाता है और आपको नियंत्रण में रखता है। जो आप बेच रहे हैं उसके बारे में स्पष्ट रहें और संभावित ग्राहक आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अधिक इच्छुक होंगे। टेड की टिप 4, अपने बिजनेस के पर्याय न बने। यदि खरीदारों को यह विश्वास नहीं है कि आपका बिजनेस आपके बिना भी चल सकता है, तो वे अपना सर्वोत्तम प्रस्ताव नहीं देंगे। टेड की टिप 5, नकद की कमी से बचें। एक बार जब आपने अपनी सर्विस को स्टैंडर्डाइज्ड कर लिया है, तो एडवांस रूप से शुल्क लें या प्रगति बिलिंग का उपयोग करके एक सकारात्मक नकदी प्रवाह चक्र बनाएं। टेड की टिप 6, प्रोजेक्ट्स को न कहने से न डरें। अपने क्षेत्र से बाहर के काम को अस्वीकार करके यह साबित करें कि आप विशेषज्ञता को गंभीरता से ले रहे हैं। जितने अधिक लोगों को आप न कहेंगे, आपको उतने अधिक रेफरल उन लोगों को मिलेंगे जिन्हें आपके प्रोडक्ट या सर्विस की आवश्यकता है। टेड की टिप 7, यह जानने के लिए कुछ समय लें कि कितने संभावित पाइपलाइन बिक्री में परिवर्तित हो सकते हैं।
यह संख्या तब आवश्यक हो जाएगी जब आप सेल करने जाएंगे, क्योंकि यह खरीदार को बाजार के अवसर का अनुमान लगाने की अनुमति देता है। टेड की टिप 8, 2 सेल्स प्रतिनिधि हमेशा एक से बेहतर होते हैं। अक्सर प्रतिस्पर्धी प्रकार के सेल्स प्रतिनिधि एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश करेंगे, और 2 को स्टाफ में रखने से खरीदार को यह साबित हो जाएगा कि आपके पास एक स्केलेबल सेल्स मॉडल है, न कि केवल एक अच्छा सेल्स प्रतिनिधि। टेड की टिप 9, ऐसे लोगों को नियुक्त करें जो प्रोडक्ट सेल करने में अच्छे हों, सर्विसें नहीं। ये लोग यह पता लगाने में बेहतर सक्षम होंगे कि आपके प्रोडक्ट ग्राहक की आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर सकते हैं, बजाय इसके कि आपके ऑफर को ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करने के लिए सहमत हों। टेड की टिप 10, स्टैंडर्डाइज्ड ऑफर मॉडल का उपयोग करने वाले फाइनेंशियल विवरणों के 2 साल होने चाहिए, इससे पहले कि आप अपनी कंपनी बेचें। टेड की टिप 11, फाइनेंशियल वर्ष में अपने लाभ हानि विवरण को नजरअंदाज करें जब आप स्टैंडर्डाइज्ड ऑफर मॉडल में स्विच करते हैं, भले ही इसका मतलब हो कि आपको और आपके कर्मचारियों को उस वर्ष बोनस से वंचित रहना पड़ेगा। जब तक आपका नकदी प्रवाह स्थिर और मजबूत रहता है, आप शीघ्र ही वापस लाभ में आ जाएंगे। टेड की टिप 12, एक प्रबंधन टीम का निर्माण करें और उन्हें एक दीर्घकालिक प्रोत्साहन योजना की ऑफर करें जो उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन और निष्ठा को पुरस्कृत करे। टेड की टिप 13, एक सलाहकार खोजें जिसके लिए आप न तो उनका सबसे बड़ा और न ही उनका सबसे छोटा ग्राहक होंगे। सुनिश्चित करें कि वे आपके उद्योग को जानते हैं। टेड की टिप 14, उस सलाहकार से बचें जो किसी एक ग्राहक के साथ चर्चा का मध्यस्थता करने की ऑफर करता है। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए प्रतिस्पर्धा हो, और यह सुनिश्चित करें कि आपका सलाहकार अपने सबसे अच्छे ग्राहक के साथ पक्षपात न करे। टेड की टिप 15, बड़ा सोचें। 3 साल की व्यावसायिक योजना लिखें जो आपके बिजनेस के लिए क्या संभव है इसका चित्रण करती है। याद रखें, जो कंपनी आपको अधिग्रहित करेगी उसके पास आपके विकास को तेजी से बढ़ाने के लिए अधिक संसाधन होंगे। टेड की टिप 16, यदि आप एक बिकने योग्य प्रोडक्ट उन्मुख बिजनेस बनना चाहते हैं तो आपको एक की भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता है। क्लाइंट्स जैसे शब्दों को कस्टमर्स और फर्म को बिजनेस में बदलें। अपनी वेबसाइट और ग्राहक सामना संचार से किसी भी संदर्भ को हटा दें जो यह प्रकट करता है कि आप पहले एक सामान्य सर्विस बिजनेसमैन थे। टेड की टिप 17, अधिग्रहण के बाद प्रमुख कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए स्टॉक विकल्प जारी न करें। इसके बजाय अपने प्रबंधन टीम के सदस्यों को नकद पुरस्कार प्रदान करने वाला एक साधारण स्टे बोनस का उपयोग करें यदि आप अपनी कंपनी बेचते हैं। इनाम को 2 या अधिक किस्तों में केवल उन लोगों को भुगतान करें जो रुकते हैं, ताकि आप यह सुनिश्चित कर सकें कि आपका प्रमुख स्टाफ संक्रमण के दौरान बना रहे। एक टीजर आपके बिजनेस का 1 या 2 पृष्ठों का विवरण है जो यह घोषणा करता है कि आपकी कंपनी बिक्री के लिए है, और एक संभावित खरीदार को आपके बिजनेस द्वारा प्रदान किए गए अवसर का चित्रण करता है। रणनीतिक वर्सेस फाइनेंशियल खरीदार। रणनीतिक खरीदार आमतौर पर अधिक भुगतान करेंगे क्योंकि आपके लिए वे फाइनेंशियल खरीदार की तुलना में अधिक मूल्य रखते हैं। एक रणनीतिक खरीदार मॉडल बनाएगा कि अगर वे आपका बिजनेस खरीदते हैं और अपने सभी संसाधनों को आपके बिजनेस पर लागू करते हैं तो आप कैसे प्रदर्शन करेंगे। एक फाइनेंशियल खरीदार केवल अपने निवेश पर रिटर्न चाह रहा होता है और डील में अपने चेकबुक के अलावा ज्यादा कुछ नहीं लाता। कुछ तालमेल का फायदा उठाने के साथ फाइनेंशियल खरीदार आमतौर पर आपको कम कीमत की ऑफर करेंगे ताकि वे अपने पैसे पर अच्छा रिटर्न सुनिश्चित कर सकें। एक गैर बाध्यकारी इरादे का पत्र यह एक बाध्यकारी ऑफर के समान नहीं है। वे किसी भी समय किसी भी कारण से अपनी ऑफर से पीछे हट सकते हैं। क्लाइंट वर्सेस ग्राहक सर्विस फर्में अपने ग्राहकों को क्लाइंट के रूप में संदर्भित करती हैं और प्रोडक्ट बिजनेस उन्हें ग्राहक कहते हैं। आपने कड़ी मेहनत की है स्टेपलेटन एजेंसी को सर्विस बिजनेस से प्रोडक्ट बिजनेस में बदलने के लिए, जिसमें एक स्टैंडर्ड, स्केलेबल और पुनरावृत्त प्रक्रिया है। क्लाइंट जैसे शब्दों का उपयोग करना
संभावित खरीदार को सूक्ष्म रूप से बताता है कि आप अभी भी खुद को एक सर्विस बिजनेस मानते हैं। प्रोसेस गाइड, एक ऐसा बिजनेस कैसे बनाएं जो आपके बिना भी फल फूल सके। स्टेप 1, एक प्रोडक्ट या सर्विस को अलग करें जिसमें स्केल करने की संभावना हो। एक कंपनी बनाने का पहला कदम जो आपके बिना फल फूल सके वह सर्विस या प्रोडक्ट ढूंढना है जिसमें स्केल करने की संभावना हो। स्केलेबल चीजें 3 मानदंडों को पूरा करती हैं। 1, उन्हें कर्मचारियों को सिखाना संभव हो। 2, वे आपके ग्राहकों के लिए मूल्यवान हों जो आपको वस्तुकरण से बचने की अनुमति देता है। 3, वे पुनरावृत्त हों, जिसका अर्थ है कि ग्राहकों को बार बार खरीदने की आवश्यकता हो। उदाहरण, रेजर ब्लेड न कि रेजर। एक बार जब आपने यह निर्धारित कर लिया कि क्या सिखाना संभव है, आपके ग्राहकों के लिए क्या मूल्यवान है और उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता क्या है, इस प्रकार के प्रोडक्ट या सर्विस को देने की अपनी प्रक्रिया को दस्तावेज करें। स्टेप 2, एक सकारात्मक नकदी प्रवाह चक्र बनाएं। एक सकारात्मक नकदी प्रवाह चक्र बनाने के लिए अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए भुगतान करने से पहले अपने ग्राहक से पूरा या आंशिक भुगतान लें। अपने अद्वितीय ऑफर को सही तरीके से दस्तावेज और विभेदित स्टेप 1 करने पर एडवांस में शुल्क लेना संभव होगा। आपके सर्विस या प्रोडक्ट के आधार पर आप एडवांस में पूरी राशि नहीं ले सकते, लेकिन डिलीवरी से पहले अपने पैसे का कम से कम कुछ हिस्सा प्राप्त करने का प्रयास करें। स्टेप 3, एक बिक्री टीम भर्ती करें। एक बार जब आपने अपनी ऑफर तैयार कर दी है और एडवांस में शुल्क लेना शुरू कर दिया है, तो आपको इसे सेल करने से खुद को हटा लेना चाहिए। यदि आपके पास दूसरों को प्रोडक्ट या सर्विस देने वाले लोग हैं, लेकिन आप अभी भी प्रमुख विक्रेता हैं, तो आप बिना लंबे और जोखिमपूर्ण अर्जित आउट के अपना बिजनेस नहीं बेच पाएंगे। स्टेप 4, अन्य सभी चीजों को बेचना बंद करें। एक बार जब आपने एक बेहतरीन बिक्री टीम बना ली है, तो उन परियोजनाओं को लेना बंद करें जो आपने स्टेप 1 में पहचानी गई स्टैंडर्ड ऑफर के बाहर आती हैं। इन बिक्री को स्वीकार करना आकर्षक हो सकता है क्योंकि वे आपके रेवेन्यू और नकदी प्रवाह को बढ़ाती हैं। यदि आप अपनी सर्विस या प्रोडक्ट के लिए एडवांस में शुल्क ले रहे हैं और आपके विक्रेता इसे बेच रहे हैं, तो आपको नकदी प्रवाह के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपके स्टैंडर्ड प्रक्रिया के बाहर की परियोजनाओं को स्वीकार करने का एकमात्र कारण बढ़ा हुआ रेवेन्यू है। स्टेप 5, प्रबंधकों के लिए एक दीर्घकालिक प्रोत्साहन योजना लॉन्च करें। यदि आप एक ऐसा बिजनेस चाहते हैं जिसे आप बेच सकें, तो आपको एक खरीदार को यह साबित करने की आवश्यकता है कि आपके पास एक प्रबंधन टीम है जो आपके जाने के बाद बिजनेस चला सकती है। इसके अलावा आपको दिखाना होगा कि प्रबंधन टीम आपके कंपनी के अधिग्रहण के बाद भी आपके साथ बनी रहेगी। स्टेप 6, एक ब्रोकर खोजें। प्रक्रिया का अगला स्टेप प्रतिनिधित्व पाना है। यदि आपके कंपनी का बिक्री का आंकड़ा 2 मिलियन से कम है, तो एक बिजनेस ब्रोकर आपकी सबसे अच्छी सर्विस करेगा। यदि यह 2 मिलियन से अधिक है, तो एक बुटीक विलय और अधिग्रहण फर्म शायद आपकी सबसे अच्छी शर्त है। उस फर्म की तलाश करें जो आपके उद्योग में अनुभव रखती हो, क्योंकि यह पहले से ही आपके बिजनेस के कई संभावित खरीदारों को जानती होगी। एक M&A फर्म या बिजनेस ब्रोकर खोजने के लिए उन अन्य उद्यमियों से सिफारिशें मांगें जिनके आप जानते हैं जिन्होंने अपनी कंपनियां बेची हैं। स्टेप 7, अपनी प्रबंधन टीम को बताएं। एक बार जब आपका ब्रोकर संभावित खरीदार ढूंढ लेता है, तो वह आपके और आपकी टीम के लिए प्रबंधन प्रेजेंटेशन स्थापित करेगा। इस बिंदु पर आपको अपने प्रमुख प्रबंधकों को विश्वास में लेना होगा कि आप अपने बिजनेस को सेल करने पर विचार कर रहे हैं। अर्जित आउट का उपयोग एक अधिग्रहणकर्ता द्वारा आपके कंपनी को खरीदने में उसके या उसकी जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि आप अधिकांश जोखिम उठाते हैं और खरीदार को अधिकांश इनाम मिलता है। स्टेप 8, प्रस्तावों को बाध्यकारी सौदे में बदलें। एक बार जब आपने अपने प्रबंधन प्रेजेंटेशन पूरे कर लिए हैं, तो आपको उम्मीद है कुछ प्रस्ताव मिलेंगे जो एक गैर बाध्यकारी इरादे के पत्र LOI के रूप में होंगे।
एक इरादे का पत्र एक निश्चित प्रस्ताव नहीं है। जब तक इसमें एक ब्रेकअप शुल्क शामिल नहीं है, छोटी कंपनियों के लिए दुर्लभ, खरीदार के पास पीछे हटने का पूरा अधिकार है। वास्तव में ड्यू डिलिजेंस अवधि में अक्सर डील टूट जाती है, इसलिए यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आश्चर्यचकित न हो। बेहतर की खोज में शुभकामनाएं। समझौता न करें, जुनून के साथ जिएं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और मेरे नवीनतम कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें।